शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने सुना, आपने देखा अब्दुल नबी हसन को खास प्रोग्राम के साथ, और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं सनम एजाज जीके स्पेशल के साथ। और जीके स्पेशल में हालात व वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू के रंजीत सागर डैम से। सुबह सुबह ही खबर आई कि जम्मू के रंजीत सागर डैम में फिजाइया का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है। ताहम बाद में दिफाई हुकाम ने यह भी बताया कि इस हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट बहिफाजत निकल गए हैं। ताहम इस हादसे के बाद पूरे इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। रंजीत सागर डैम ज़िला कठुआ का और रंजीत सागर डैम हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर की तीनों रियासतों की सरहद के साथ मिलता है। ये एक पहलू, लेकिन साथ साथ में जम्मू की दूसरी खबर भी आपको बताते चलें। और जम्मू में आज बाद दोपहर सनसनी भी देखने को मिली। अलर्ट जैसी सूरत उस वक्त हुई जब जम्मू के रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक नाई की दुकान पर दो अहल लोगों को देखा गया जिन्होंने फौजी वर्दी पहनी थी। और जब यहाँ पे एक आदमी को शक उन पर हुआ, उनका शिनाख्ती कार्ड चेक करने की कोशिश की गई तो दोनों भाग खड़ा हुए और उसके बाद फौरन पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद इलाके में कुछ तनाव सा देखने को मिला। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, शाम गए श्रीनगर के खानियार के इलाके में तनाव देखने को मिला और बताया जाता है कि गोलियां चलने की आवाज़ यहाँ पे आई। GNS खबर रसाई इदारे ने सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि श्रीनगर के खानियार के शिराज चौक में, खानियार इलाके के शिराज चौक में गोलियां चली हैं, जिससे 2 अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिनमें एक के बारे में बताया जाता है कि वो आम शहरी है। ये शाम गए 7:15 बजे के करीब का वाक़ा है। लेकिन आपको नाज़रीन बता दें चलें कि सुबह 7:15 बजे के वक़्त गोलियां चल रही थी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और ये बांडीपोरा के छांगदजी के इलाके में ये सब कुछ हो रहा था। छांगदजी बांडीपोरा बाज़ार से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे सुबह सुबह गोलियों की गनगरज, और गोलियों की इस गनगरज के बाद पुलिस ने दावा किया कि यहाँ एक मिलिटेंट मारा गया है जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे का रहने वाला ये मिलिटेंट जो है बाबर, जिसका नाम बताया गया, ये काफ़ी अरसे से यहाँ फ़ौज को मतलूब था और पूरे इलाके में, नॉर्थ कश्मीर में पूरी यूँ कहे तो कार्रवाइयाँ करने के लिए माना जाता था। और पिछले दिनों शौक बाबा बांडीपोरा के इलाके में हुए इनकाउंटर के दौरान ये वहाँ से इनकाउंटर से निकल जाने में कामयाब भी हुआ था। ये बांडीपोरा का आज का इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में आपको नाज़रीन याद होगा कि अगस्त के पहले दिन से ही इनकाउंटर की खबर आ रही है। जुलाई गर्म रहा तो इनकाउंटर के हवाले से भी गर्म रहा और लगभग आए दिन जुलाई के महीने में कश्मीर में इनकाउंटर हुए और 28 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो जुलाई के महीने में मारे गए हैं। ये ज़िंदगी का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पे अब चलेंगे जिसे हम सियासत कहते हैं। और सियासत में खामोशी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलियारों में काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से देखने को मिल रही थी। फारूक अब्दुल्ला खामोश थे, उमर अब्दुल्ला का पता नहीं चल रहा था। और आज मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआवन जनरल सेक्रेटरी मीडिया के सामने आए और मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने बीजेपी पर इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो मुल्क को तोड़ रही है। बीजेपी पर इल्ज़ामात की बारिश भी की और साथ साथ में जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि गुपकार अलायंस कहाँ है, महबूबा मुफ्ती के पिछले दिनों का बयान का हवाला भी दिया गया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि गुपकार अलायंस अलग है और मौजूद है और हमेशा से मौजूद रहेगा। ताहम दिल्ली से लेकर कश्मीर की सियासत पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने बीजेपी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बताया कि बीजेपी दोष दबाव से काम ले रही है और लोगों को पसे पुष्ट डालते हुए, लोगों को एक तरफ डालते हुए मुल्क की वो हालत पैदा करी है जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया, एक बुजुर्ग ने कई साल पहले, पूरी डिटेल नहीं कहना चाहूँगा, वो पेशेंट को ही कर चुके हैं कि हिंदुस्तान 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यही इकदाम हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। अच्छा भला करगिल लद्दाख था, अच्छा भला जम्मू चल रहा था, अच्छा भला जम्मू कश्मीर चल रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी को तकलीफ होती थी वो पाकिस्तान को हो रही थी। और हम बार बार वो भी दोहराते आए हैं कि पायदार अमन और खुशहाली बरसगीर में उसकी ज़मानत हिंद पाक दोस्ती में है। और शेर कश्मीर ने मौका ये मैं ले लूँगा, शेर कश्मीर ने कहा शेर कश्मीर हिंदुस्तान देव है, कोई बात मानता ही नहीं। शेख साहब ने बहुत तजवीज़ें की थी, उन्होंने कहा था LOC को दोस्ती और अमन का पुल बनाओ, सरहदें नरम करो। तो मुशर्रफ ने कहा
20 साल डीमिलिटराइज करो, जम्मू और आज़ाद कश्मीर से फौज हटा दो, वो भी एक तजवीज़, उन्होंने तजवीज़ पेश की है। अब पाकिस्तानियों को दोष देना वो इनका काम है, ये उसी पे जिंदा रहते हैं पाकिस्तान को गाली मारने से, उससे बात चलती नहीं है। हकीकत यही है, हिंदुस्तान को अब ये जो है खुन लेने चाहिए। चलिए, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी, बयान, और इस बयान में बीजेपी पर इल्ज़ाम मुल्क को तोड़ने का जिम्मेदार, मुल्क के हालात को बदतर करने का जिम्मेदार डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने बीजेपी को बताया। लेकिन आपको बताएं कि पीडीपी में टूट फूट बराबर जारी है और पीडीपी हलकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एक और खबर आपको बताते चले, नज़ीर अहमद लावे पीडीपी के रुकन राज्यसभा, और रुकन राज्यसभा होने के बावजूद नज़ीर अहमद लावे कई बार सुर्खियों में रहे। कभी गर्भ से लेकर बाहर तक मोदी जी की जय जय करनी, और उसके बाद पीडीपी के खिलाफ मामलात, और उन्हीं मामलात के बीच में नज़ीर अहमद लावे को पीडीपी से बर्खास्त भी किया गया, अलग भी किया गया। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे हमारे नुमाइंदे तनवीर अहमद से बात करते हुए नज़ीर अहमद लावे ने बताया कि अनकरीब ही वो एक दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। पीडीपी में रहते हुए उनका बकौल, उनका कहना कि मैंने कुछ नहीं किया था, पीडीपी ने मुझे निकाला, मैं निकला नहीं था, और अब मुझे अपना मुस्तकबल ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। पीडीपी में महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद करते उन्होंने बताया कि महबूबा मुफ्ती ही पीडीपी की सारी तोड़ फोड़ की जिम्मेदार है, और जब गवर्नेंस की बात आ रही थी तो गवर्नेंस में भी महबूबा मुफ्ती नाकाम रही, और उसके बाद जब सियासत का नया पड़ाव शुरू हुआ तो वहाँ भी पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने आवाम को एक तरफ रखा। देखते हैं क्या बता रहे हैं नज़ीर अहमद लावे हमारे नुमाइंदे तनवीर अहमद के साथ बात करते हुए। खिलाफ किसी की आवाज़ जब तक मैं ज़िंदा हूँ नहीं उठाने दे दूंगा, अभी भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब का राइट हैंड था। और जब हमने पार्टी बनाई वो हमारे घर में बनी है, मुफ्ती साहब मैं था और गुलाम नबी मीर था, गुलाम कादिर परदेसी था, और उसके बाद फिर कारा साहब को भी हमने लाया, कुछ लोग थे। तो जब हमने ये पार्टी बनाई तो मैं फाउंडर मेंबर था, और पहली गोली जो लगी है उस पार्टी की तरफ से वो मुझे ही लगी अपने ही गांव में, क्योंकि मैंने वोट चोरी नहीं दी, क्योंकि हम हमारे आइडियोलॉजिकली मुफ्ती साहब के साथ थे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, हमारी फैमिली और मैं ज़िंदगी भर रहा, मेरे ख़ानदान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए इस डिफरेंट हालात की वजह से मैं किसी रीजनल पार्टी में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रीजनल मामले हैं हमारे। सेंट्रल में इसलिए जा रहा हूँ कि सेंट्रल के अपना सिस्टम होता है सेंट्रल पार्टीज़ में, हमारा जो रीजनल पार्टीज़ का उनका अपना मौक़िफ़ है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है जो मेन स्ट्रीम चलाते हैं, दूसरा तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना नहीं है, और मुझे जाना है मेन सिटी में जहाँ अच्छा मुझे लगेगा, जहाँ मेरा वकार होगा, मेरे वर्कर्स का वकार होगा, और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, जो लोगों की करते हैं, और जो जिनके दिल में, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा, जिनके मतलब बायलॉज में ये होगा कि हमें ये काम करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के। पहले मैं जम्मू कश्मीर के आदमी हूँ, फिर तो हमारे मुल्क का आदमी हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ मुझे। नज़ीर अहमद लावे पीडीपी की तरफ से राज्यसभा में मुंतखब हुए, और उसके बाद पीडीपी और नज़ीर अहमद लावे के दरमियान दूरियां पहले से देखने को मिली, और नज़ीर अहमद लावे को बकौल नज़ीर अहमद लावे के पीडीपी की तरफ से बर्खास्त भी किया गया, और ये ठीक उस वक्त किया गया जब वो महबूबा मुफ्ती जेल में भी थी। और आपको नाज़रीन बताते चली, आज हमारे साथ इस हमारे नुमाइंदे के साथ इस खुसूसी मुलाकात में नज़ीर अहमद लावे ने पीडीपी की सूरत हाल के लिए खुद महबूबा मुफ्ती को ज़िम्मेदार ठहराते हुए ये भी बताया कि अगर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल नहीं हुआ था, बेवक्त मौत न हुई होती, तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम, लेकिन आपको बताते चले हमारे यहाँ एक और मामला है, और इस मामले में हम न कहीं सर हम फ़ख्र से ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, सर झुक जाते हैं। हमारे मुआशरे के कई पहलू हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, और इस वीडियो में घर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे शराब खाना बनाया गया। ये सोशल मीडिया पे वायरल भी है, कुछ वीडियो हमारे पास भी पहुँचे हैं। वो हमें मुआशरा इजाज़त उस चीज़ की नहीं देता कि हम वो तस्वीर आप तक पहुँचाएँ, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ की तस्वीर आती हैं। ये तस्वीर ख़ुदकशी की होती हैं, ये मनशियात की लत की होती हैं, और इस मनशियात की लत के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक है। अवाम के हवाले से भी हर बार बताया गया कि अवाम को मुतहरिक रहना है। हमारे एम.आई मसाजिद उलमा की भी जिम्मेदारी है, और एम.आई मसाजिद से लेके उलमा अब बाज़ाब्ता तौर पर मुतहरिक हुए हैं, और कश्मीर में आज मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के इत्तेहाद मुस्लिम मजलिस उलमा ने वादी में आज इन मामलात पर तशवीश का इज़हार करते हुए बताया कि मंशियात और ख़ुदकशी के बढ़ते हुए
वाक़ात को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मीर वाइज की गिरफ्तारी को भी आज की मीटिंग में मौजूद बहस बनाया गया और यहाँ बताया गया कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मीर वाइज की रिहाई के साथ साथ दूसरे सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर चिट्ठी भी लिखी गई। और यहाँ आज मीडिया से बात करते हुए सीनियर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने बताया कि बढ़ते हुए खुदकशी के वाक़ात और उसके साथ साथ मनशियात आज की मीटिंग में ज़ेर गौर रही और बाज़ाब्ता तौर पे एक मुस्तकिल मुहिम शुरू करने का आज फैसला किया गया। और यहाँ मनशियात से लेके खुदकशी के वाक़ात पर यह अफसोस का इज़हार करते हुए बताया गया कि हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रही है और इसी वक्त हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे इक़दाम उठाएं ताकि हम मुआशरे से इस बिदअत को ख़त्म कर सकें। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने क्या बताया और उसके साथ साथ दूसरे उलमा ने क्या बताया, आज का अहम मीटिंग का मामला और आज की अहम मीटिंग अहम मौजू पर तो क्या था, यहाँ उलमा से लेके दूसरों का रद्द-ए-अमल हम ज़रा दिखाते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हम मनशियात, जहेज़, अखलाकी गिरावट, खुदकशी जैसे मामला से दो चार है और हमने इस पे तबसरा किया और कुछ तजावीज़ पेश हुई और जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि इन जराइम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पे हम मैदान में आएंगे और अमलन और फ़ाल तरीके पे इसका मुकाबला करेंगे। ये भी फ़ैसला हुआ कि मसलकी इख्तिलाफ से बालातर होकर हम तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकालेंगे और किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में मसलकी इख्तिलाफ में गिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसके लिए हम बाज़ाब्ता तौर पर अगर कोई शख्स इसका मुर्तकिब पाया गया तो उस इमाम को माज़ूल किया जाएगा और उस मुबल्लिग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो मस्जिदों के मिंबरों को मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करता हो। और तीसरी अहम बात जो हमने यहाँ पे तय की, जिस पे हमारी करारदाद हुई, वो मीरवाइज साहब की खाना नज़रबंदी के हवाले से है और हमने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा किया न सिर्फ मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक को रिहा किया जाए बल्कि कश्मीर के जितने भी तमाम महबूसीन हैं बाहर की जेलों में 5 अगस्त 2019 से जो महबूस है, बंद है, मुक़य्यद है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा का इजलास और मीडिया से ब्रीफिंग बताया, आपने सुना, बताया गया कि मसलकी बुनियादों पर तफर्का डालने की इजाज़त किसी भी इमाम खतीब को नहीं होगी। मनशियात ज़ेर बहस आई और मनशियात के साथ साथ खुदकशी के वाक़ात का में इजाफ़ा, ये रुझान और इस पर सबकी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मुहिम शुरू करने का फ़ैसला लिया गया। और फैसले के हवाले से नाज़रीन बताते चली, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है, ये मुआशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। हमारा मुआशरा जिस तरह मनशियात के दलदल में डूब रहा है और श्रीनगर शहर के खैर ख़ास से लेकर शहर आम तक जिस तरह नौजवान पीढ़ी मनशियात में डूब रही है, उसके ख़िलाफ़ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो भी जहाँ भी मनशियात के हवाले से ख़बर मिल रही है, फ़ौरन पुलिस को इत्तला देनी है, फ़ौरन मीडिया को इत्तला देनी है ताकि इस बुरी लत का या इस वबा का ख़ात्मा किया जा सके। ये ज़रूरी मामला है क्योंकि आज हमारी नस्ल जो है ये ख़तरे की डगर पे पहुंच चुकी है। जो मनशियात का हाल है, माहौल है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर, हर जगह से मनशियात के हवाले से अच्छी खबर नहीं आती है, बुरी खबरें ही आती हैं। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद ख़ान ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया और बसीर अहमद ख़ान ने कोकरनाग सब डिवीज़न के दौरे के दौरान यहाँ देही तरक्की और बिजली महकमे के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया और यौम आज़ादी की तकरीबात और इलाके में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का जायज़ा भी लिया। उनने सागाम में कोविड सेंटर्स का दौरा भी किया और यहाँ उन्होंने हुकाम को हिदायत दिए कि वो यकीनी बनाएं कि इन मराकिज़ में मियारी हिदायत के मुताबिक अमल दरामद किया जा रहा है।
उनने सागाम में फिश पांड और लिंक रोड पर जारी काम का मुआयना भी किया और यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ उजरत फराम वक्त पर फराम की जाए और रोज़गार पैदा करने वाले कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उधर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक ने भी आज ज़िला में अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई और यहाँ 75वें यौम आज़ादी के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और यहाँ बताया गया कि मरकज़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कद की जाएगी, जबकि इसी तरह की दूसरी तकारीब अवंतीपोरा और तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद होंगी। ये भी बताया गया कि यहाँ JKP, CRPF, होमगार्ड, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा मार्च पास परेड में शिरकत भी करेंगे और यहाँ मुलाजमीन को तारीफ़ी कामों से नवाजा भी जाएगा, स्नात से नवाजा भी जाएगा और यहाँ तमाम सरकारी दफातर पर ख़ास तौर पर पंचायतों पर 15 अगस्त को कौमी परचम भी लहराया जाएगा। ये पुलवामा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर की 15 अगस्त के हवाले से आला सतही मीटिंग। लेकिन कुलगाम का रुख भी करते हैं और कुलगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने आज दूर दराज के इलाके कुंड का दौरा किया और यहाँ उन्हें ज़ियारत नूर शाह वली बगदादी के आस्तान आलिया के मुंतज़मीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सयाहत महकमे की जानिब से तामीर हो रहे ज़ियारत आलिया के काम में मज़ीद तेज़ रफ्तारी लाई जाएगी और यहाँ उन्होंने तारीख़ी चश्मे वसुक नाग के लिए महकमे देही तरक्की के अफसरान को हिदायत दी कि वो चश्मे को जदीद तर्ज पर तामीर करने में एक प्लान भी मुरतब करें। उन्होंने मुख्तलिफ तिबी मराकज़ का दौरा भी किया और तिबी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाने पर भी जोर दिया। इलाके में मुख्तलिफ सियासी और अवामी वफूद से भी उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सभी इलाके के नुमाइंदों को बताया कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर उनसे रहते हैं और अगर वो कहीं पे भी उनके इलाके में कोई मुश्किल का सामना वो कर रहे हों तो फ़ौरन एक फ़ोन करके अपने इलाके के मसाइल उस तक पहुँचाएँ। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट आज कुलगाम के दूर दराज के इलाकों के दौरे पर थे। और चलिए नाज़रीन, कुलगाम के बाद रुख करते हैं पुलवामा का और पुलवामा की सूरत-ए-हाल से आप बाखबर ही हैं। पुलवामा में मसाइल बहुत हैं, कई मसाइल आवाज़ सरकार के सामने लाए जाते हैं, कई रह पाते हैं, लेकिन एक वो मामला जो पुलवामा के बाज़ार से ही शुरू होता है। मामला सोमो स्टैंड का है और सोमो स्टैंड के मामले को लेकर यहाँ बताया जाता है कि सोमो इलाके में तो हैं, सोमो स्टैंड तो हैं, लेकिन कहीं सोमो स्टैंड एक जगह तो कहीं दूसरी जगह और यूं इसकी वजह से जगह जगह पे सोमो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और इन सोमो गाड़ियों के एक जगह जगह पे खड़ा होने से जहां एक तरफ से ट्रैफिक में रुकावट आ जाती है, वहीं सोमो यूनियन से वाबस्ता अफराद भी कहते हैं कि आवारा गाड़ियों का चलना हो जाता है और यूं इन आवारा गाड़ियों के चलने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नया सोमो स्टैंड तो बन चुका है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं, पुराने सोमो स्टैंड पर सरकार रुकने नहीं देती है और पुराने सोमो स्टैंड से लेकर नए सोमो स्टैंड के बीच में आम मुसाफिर कहाँ जाए ये परेशानी का सबब बनता ही रहता है। और यहाँ पे आज जिन लोगों ने हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल से बात की तो यही बताया कि सरकार को इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जब सरकार की बात आई तो हमारे साथी मुजम्मिल ने मुतलका ARTO से मामला भी उठाया, अवाम का मामला भी, ARTO का जवाब भी। आपकी नज़र? हमने जितने भी विद इन द टाउन जितने भी सोमो स्टैंड्स थे उनको हमने शिफ्ट किया था टुवर्ड्स पेरीफेरीज ताकि टाउन डिकंजेस्ट हो जाए और DC साहब की डायरेक्शन ये थी कि कोई भी गाड़ी कोई भी पैसेंजर सोमो वो विद इन द टाउन मार्केट में से नहीं चलनी चाहिए। तो फिर तब से फिर हम बीच बीच में चेकिंग के लिए जाते थे और जो भी हमें गाड़ी मिलती थी जो विद इन द टाउन उसको हम ब्लैक लिस्ट करते थे, फिर चालान करते थे। तो रिसेंटली जब से कोविड सेकंड वेव आ गई तो हमारे पास ये ऑफ एंड ऑन ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि टहाब क्रॉसिंग जैसे आपने बोला वहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे ही वो रखते हैं गाड़ियाँ ड्राइवर्स और वो वायलेट कर रहे हैं। तो पिछली बार भी लास्ट वीक ऐसी कंप्लेंट आ गई थी और मैंने एक टीम भेजी थी वहाँ पे, फिर जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे हमें मिली हमने उनको ब्लैक लिस्ट किया और चालान किया। लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे भी एक डेटरेंट सेट नहीं वो तब भी रखते हैं गाड़ियाँ जैसे आपने कहा, तो हम थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन चेंज करेंगे। हम अब कल ही मैं और एक टीम भेजूंगा स्पॉट पे। चलिए, आपने पुलवामा में
लोगों के मसाइल भी और लोगों के मसाइल पर ARTO का जवाब भी सुना, लेकिन लोगों के मसाइल बहुत हैं। उन मसाइल तक पहुंचने की सबको ज़रूरत भी है और कई मामलात हैं जहां पहुंचा तो जाता है लेकिन कहीं न कहीं बीच में कोई हाथ मार जाता है या कहीं न कहीं किस्मत मार खा जाती है। किस्मत मार खाने का वाक़ा और ये सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो ना है सही, लेकिन प्रधानमंत्री की इंदिरा आवास योजना स्कीम, और इसी स्कीम में आम गरीब को घर बनाने के लिए सरकार मदद करती है। लेकिन कुलगाम के बुगाम का रहने वाला मुश्ताक अहमद भट्ट 10 साल से लगभग स्कीम का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हर बार या यूं कहें देही तरक्की का महकमा जो ये सब इंदिरा आवास योजना या यूं कहें प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो इस महकमे को हैंडल, जो इस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो आवास योजना के हवाले से मुश्ताक का नाम हर बार फाइल में रखता है, लेकिन सीरियल नंबर 1 पर फाइल पर नाम होने के बावजूद भी वो 1 नंबर कभी फाइल उठती नहीं है। मुश्ताक अहमद के साथ साथ मुकामी लोगों का यही इल्ज़ाम है। वहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि सीरियल नंबर 1 पे होने के बावजूद भी, पिछले 10 सालों से लगातार होने के बावजूद भी गरीब आदमी का झोंपड़ा नहीं बन सकता है, सरकार की मदद नहीं पहुँच सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है वो बहुत से लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं तो हम उनको बता दें कि यहाँ मुकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ उसी को झोंपड़े के लिए या उसी के इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद की जाती है जो उन लोगों की मदद करेगा। और आप ये भी जान गए होंगे कि उन लोगों की मदद कैसे की जाती है, यानी महकमे के अफसरान की कैसे मदद की जाती है, वो बहुत से लोग जानते हैं। वरना लगातार 10 साल तक मुश्ताक अहमद का नाम सीरियल नंबर 1 पर होने के बावजूद भी इसकी मदद सरकार की आवास योजना के तहत नहीं हो सका है। सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, स्कीमों को अवामी सतह पे लागू तो कराया जाता है, लेकिन अक्सर इल्ज़ाम आयद होता है कि लागू उसी के लिए हो जाती है जो कुछ न कुछ उधर से भी दे यानी ले दे वाला मामला होता है, और यहाँ पर भी ले और दे वाला मामला है। मुश्ताक कुछ दे नहीं सका तो आवास योजना के तहत सरकार की मदद कैसे ले सकता है, ये वहाँ के लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। टोटल 5 बस 5 बस कमर झोंपड़ी में बराबर, मगर गोडनेथ सीरियल नंबर 1 चोटमुत कुनी नाव अत मन मुजरा तो वन तो क्या गाँव वाल मतलब ये वनकस हावन दपान यह ब्या पख्त बिल्डिंग अगर कुन जाए तो तेल वन तो करू तेल दीतो तुम नजर पान ये मतलब मीडिया वाल हेकन वनित क्या दलील क्या वन तो क्या दलील षाटन तो षाटन अत मज बसान यह क्या वजह वन चलिए, बुगाम का मुश्ताक अहमद हमसे भी पूछ रहा था कि खुदा रहा उन्हें बताइए कि क्या वजह है कि बार बार उसका नाम पहले नंबर पे तो लिखा जाता है, वहाँ पे पंचायत लगती है, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे देही तरक्की महकमे से लेके दूसरे लोग आए जाते हैं, उसको दिलासा दे देते हैं, सीरियल नंबर 1 पे नाम दिखाते हैं, लेकिन वो सीरियल नंबर 1 10 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता है। पूछा हमसे जा रहा था, हम सरकार से पूछ रहे हैं और वहाँ की इंतज़ामिया, कुलगाम की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट से हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कहीं न कहीं सरकार के या उन इदारों के में कोई कमज़ोरी तो नहीं है और उस कमज़ोरी की वजह से इस गरीब को और कमज़ोर किया जाता है। ये कुलगाम का मामला, लेकिन सोपोर के लोगों की कमज़ोरी है या नहीं ये हम नहीं जानते, ताहम R&B डिपार्टमेंट की कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं। सोपोर में बस स्टैंड को कल ही हमने खबर बताई थी कि खबर अच्छी है सोपोर वालों के लिए, और ख़बर अच्छी थी कि कल मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज दूसरे दिन हम सोपोर वालों को ये अच्छी खबर दोबारा वापस यही सुनाते हैं कि वो कल की खबर अच्छी थी, कल के लिए है, आज की खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि सोपोर के बस स्टैंड पर मैग्डमाइजेशन का काम सिर्फ 1 दिन चला, आगे नहीं चल सका। वो क्यों नहीं चल सका, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं लोग। शुक्रगुजार है मैं R&B के कि उन्होंने आज जो ये काम रोका है, किस वजह पे रोका है कि हमें जो सुनने में आया, मैंने खुद देखी करीब 15 से 20 गाड़ियां वापस गई, तो वो मटेरियल नासा था, वो इसके काबिल नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे एक मकान जब बनता है अगर उसकी तामीर जैसे कुर्सी बनाना, अगर वो ठीक नहीं बनेगी, अगर बिल्डिंग में अगर मकान में आप कितने भी पैसे लगाओ वो मकान कभी भी गिर जाएगा। ऐसे ही जब तक ये WBM ये एक इस सड़क की बुनियाद होती है, अगर ये अच्छी तरह नहीं होगी तो इस पर फिर मैग्डम डाला ना मैग्ना दूसरी कोई बात ही माने ही नहीं रहे, क्योंकि मैग्डम हम कभी भी डाल सकते।
चलिए, ये सोपोर वालों की बात, जिनकी किस्मत कल जागी थी, आज किस्मत रुक गई। वजह वही बताई गई कि नाकस मटेरियल जो है R&B डिपार्टमेंट इस्तेमाल करा था और उसकी वजह से मुकामी लोगों ने मैग्नेमाइजेशन का काम रोक दिया। ये सोपोर का हाल अहवाल बस स्टैंड का। लेकिन थोड़ा सा माजबुक चलते हैं सोपोर के माजबुक में, और यहाँ पे हनफिया नर्सिंग कॉलेज माजबुक भी है। और यहाँ इस हनफिया नर्सिंग कॉलेज पर तालिब इल्म का एहतजाज है, और एहतजाज यही है कि बदतमीज़ी भी अपनी जगह पे, लेकिन गरीब के बाप की कमाई भी मार रही है। और यही मामला सोपोर में हनफिया नर्सिंग कॉलेज के एक तालिब इल्म ने हमारे साथ उठाया। दर्द भरी आवाज़ में बताया कि गरीब का बच्चा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और गरीब का बेटा इस कॉलेज की इंतज़ामिया की वजह से परेशान किया जा रहा है, उसका मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। ज़रा उसी की ज़ुबानी सुनते हैं क्या बता रहे हैं वो, और इंतज़ामिया इस पर कितना मामला करेगी, किस तरह से देखेगी। ज़रूर है, हम ये उन तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आया यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन है, मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि आपने कॉलेज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं किया। मैंने कहा क्या मैंने कॉलेज फॉर्मेलिटी पूरी किया है? बोल रहे हैं कि आपने फी नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने एडवांस में 50,000 दिए, अब मैं कैसे दे सकता हूँ? तो सर फिर उन्होंने मेरे खिलाफ टोटल फी आपको कितना देना था? 92,200। उसमें से आपने 50,000 दिए? 50,000 पहले ही दिए सर। ठीक, बाकी बचे हैं 40,000। जी सर, जी सर। तो अगरचे हम बात करें, कोविड का मसला चल रहा है, कोविड है इस वक्त जो है, अगरचे हम देखें यूनिवर्सिटीज कॉलेज हर एक कहता है कि जो है अभी छूट दी जा रही है। जी सर। तो अभी आपको क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप फी अदा करो? सर प्रेशराइज इसलिए कर रहा जा रहा है कि सर जब मैंने ये लोग इलीगल कर रहे थे, मैंने उनको इलीगल करने नहीं दिया, तो इसलिए मुझ पे प्रेशराइज करा। हालांकि जो फर्दर स्टूडेंट्स है, हाफ ऑफ देम सोपोर का हनफिया नर्सिंग कॉलेज, और इस हनफिया नर्सिंग कॉलेज में तालिब इल्म से 50,000 रुपये लिए गए हैं। बाद में कोविड आ गया, सब परेशान हुए, बाकी फीस को जमा करानी थी। टाइम मांगा तो टाइम मांगने के बजाय बताया जा रहा है कि आप कॉलेज में आपका दाखला जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप यहाँ से निकल जाइए। ये, और जब हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचे इंतज़ामिया के पास, तो साफ ज़ाहिर है बदतमीज़ी तो आई जाती है, और कुछ बदतमीज़ी हमारे नुमाइंदों के साथ भी करने की खबर है, लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। ताहम अगर बच्चे को इंसाफ मिलता है, उसका मुस्तकबिल बच जाता है, तो वो काफ़ी है हमारे लिए। उम्मीद यही है हमारे लिए, और इस उम्मीद के साथ आपको बताएं, आप देख रहे थे जेके स्पेशल सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे मेरे साथी आबिद खादिर के साथ साथ साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।